जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की महा मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 200 क्वेश्चन हैं। और यही 200 क्वेश्चन एग्जामिनर डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरीके से यानी कि घुमा फिरा कर पूछता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप एक बार वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आप वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आप भी कहेंगे वाह सर क्या कंटेंट है, क्या आपने मेहनत करी है। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था। दोस्तों जो कूका आंदोलन था ना, ये पंजाब में शुरू किया गया था, ठीक है। और पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि पंजाब का जो प्रसिद्ध कूका आंदोलन है ये किस वायसराय के काल में शुरू हुआ था। तो दोस्तों कूका आंदोलन के समय शासनकाल चल रहा था लॉर्ड नॉर्थब्रुक का, ठीक है। तो इसके शासनकाल में कूका आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूका आंदोलन किसने शुरू किया। तो कूका आंदोलन शुरू किया था सतगुरु राम सिंह ने। अब बात हुई है कूका आंदोलन की, तो कूका आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कूका आंदोलन क्यों शुरू किया गया। तो उस समय जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में गाय माताओं की हत्या हो रही थी, ठीक है। अंग्रेज गाय माताओं की हत्या कर रहे थे, तो इसी का विरोध करना जो है ये कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। और इसके विद्रोहकारी कौन थे, तो पंजाब के कूका लोग। कूका लोग कौन होते थे, रामधारी सिख जो होते थे, इनको कूका कहा जाता था। नेतृत्व कौन कर रहा था आंदोलन का, तो बालक सिंह और उनके अनुयायी गुरु थे राम सिंह जी, ये नेतृत्व कर रहे थे। परिणाम क्या निकला इस आंदोलन का, तो तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। तैयारी के अभाव में इस आंदोलन को दबा दिया गया था, ठीक है। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कूका आंदोलन का नाम कूका क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कह देना कि जो सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग थे इनको कूका कहा जाता था। और ये आंदोलन जो है ये रामधारी सिख ही चला रहे थे, ठीक है। और रामधारी सिखों को कहा जाता था कूका, इसीलिए इस आंदोलन को क्या कहा गया, कूका नाम दिया गया। ओके, अच्छा, कूका आंदोलन के दौरान कितने सिख शहीद हुए थे, तो 66 नामधारी सिख शहीद हो गए थे। और आंदोलन शुरू होने का कारण क्या था, तो मैंने बताया कि अंग्रेज गायों की हत्या कर रहे थे। पंजाब में क्या था कि जगह जगह पर गोवध हो रहा था, गोवध के लिए बूचड़ खाने भी खोले जा रहे थे। तब नामधारी सिखों ने इसका बड़ा विरोध किया और 100 नामधारी सिखों ने 15 जून 1871 को अमृतसर में और 15 जुलाई 1871 को रायकोट बूचड़ खाने पर धावा बोल दिया। और इन बूचड़ खानों में जितनी भी गाय कैद थीं इन सभी गायों को मुक्त करा लिया था इन सिखों ने, ठीक है। तो सिखों ने गायों को मुक्त कराया, अंग्रेज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि जो सिखों ने बगावत करी है इस बगावत के अपराध में 5 अगस्त 1871 को तीन नामधारी सिखों को रायकोट में और 15 दिसंबर 1871 को 4 नामधारी सिखों को अमृतसर में और 26 नवंबर 1871 को 2 नामधारी सिखों को लुधियाना में एक बट ये क्या होता है, बरगद। तो एक बरगद के वृक्ष से बांधकर सरेआम फांसी पर लटका दिया था और इनको शहीद कर दिया गया था, ठीक है। आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे और मैं फोटो भी इसलिए लगा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इतना ही नहीं हुआ, इनको बरगद के वृक्ष के नीचे फांसी पर लटका दिया गया। इसके अलावा इतने में अंग्रेजों को शांति नहीं मिली, क्या करा इनने, तो 17 जनवरी 1872 को मालेरकोटला शहर में 66 नामधारी सिखों को तोपों से उड़ा दिया। कितनी, 66 नामधारी सिखों को तोपों से उड़ा दिया। एक तोप में 6 सिक्कों को उड़ाया जाता था, इस प्रकार से 10 तोपें चलाई गई थी, ठीक है। कितनी सिक्कों को तोपों से उड़ाया गया था, 66। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कितनी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और कितनी महत्वपूर्ण हैं और हमारे देश के लोगों ने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। और आजकल इसी प्रकार से डीपली क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में, तो ये कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है।
नेक्स्ट वन की हम बात करें, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ पर है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो आप कह देना राजघाट। ठीक है, और ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में किसने संबोधित किया। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, फटाफट से बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए गांधी जी, मैंने आपको बताया कि इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, राजघाट, जो कि नई दिल्ली में है। और इनके उपनाम है राष्ट्रपिता, इनको कहा जाता है, इनको बापू कहा जाता है, इनको महात्मा कहा जाता है, और इन्हीं को साबरमती का संत कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, साबरमती के संत तू कर गया कमाल। ठीक है, और इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, ये पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, तो आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। गांधी जी के दो नारे हैं महत्वपूर्ण, एक तो करो या मरो का नारा और दूसरा है भारत छोड़ो का नारा। ठीक है, इनके प्रमुख समाचार पत्र हैं, एक इंडियन ओपिनियन है, दूसरा यंग इंडिया है, तीसरा हरिजन है और चौथा नवजीवन। तो गांधी जी के बारे में ये कुछ फैक्ट याद रखना है। और भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने करी थी, तो हरिजन संघ की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता था, हरिजन सेवक संघ। इसकी स्थापना 1932 में गांधी जी ने करी थी। उद्देश्य क्या था, तो भारत में अस्पृश्यता को हटाना, यानी कि जो छुआछूत चल रही थी उसको हटाना। ठीक है, एवं हरिजन, दलित और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्य करना। एक फैक्ट याद रखना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी थी। ठीक है, और हरिजन शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने ही किया था। बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी। तो अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। कब, 1904 में करी गई थी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया। तो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन गांधी जी ने किया था। कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। बताइए किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। और कब कहा था, तो बात है 4 जून 1944 की। ठीक है, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो में एक संदेश प्रसारित किया था और उस संदेश में महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। ठीक है, और कब करी थी, तो 1939 में करी थी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था, 1905 में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ, तो आप लोगों ने 1857 की क्रांति पढ़ाई मैंने अभी कुछ समय पहले। ठीक है, तो ये क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना। क्या, कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बात हुई थी बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन क्या है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप समझो कि बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था। तो हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, कब, 1905 में। बंगाल का विभाजन किया गया 2 भागों में, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र थे, एक तो आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, ये क्षेत्र थे। और पश्चिम बंगाल की राजधानी बनाया गया था कलकत्ता के लिए। और पश्चिम बंगाल में हम बात करें जनसंख्या की, तो 5,40,00,000 यहाँ की जनसंख्या थी पश्चिम बंगाल की। ठीक है, और इतनी जनसंख्या में से मुसलमान कितने थे, बहुत कम, 90 लाख मुसलमान थे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल को अंग्रेजों ने तोड़ा था तो इसमें हिंदू बाहुल्य की आबादी जो है ये सबसे ज़्यादा थी। आप पूर्वी बंगाल की बात करें तो इसमें पूर्वी बंगाल और असम क्षेत्र था। इसकी राजधानी ढाका के लिए बनाया गया। यहाँ की जनसंख्या थी 3,10,00,000 और इसमें हम बात करें हिंदू कितने थे, तो हिंदू कम थे, लगभग 1.25 करोड़ हिंदू थे, बाकी मुसलमान ज़्यादा थे।
यानी कि पूर्वी जो बंगाल बनाया था उसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया था हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए। समझ गए आप लोग? अब डिटेल से समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्देश्य पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ना। उस समय वायसराय कौन था? तो मैंने आपको बताया था अभी, लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है। और जैसे ही बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है ना, संपूर्ण देश में एक रोष की क्रांति पैदा हो जाती है, विरोध की लहर फैल जाती है। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को भारतीयों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, शोक दिवस। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया, तो इनके आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को भारतीयों ने रक्षाबंधन दिवस मनाया। और रक्षाबंधन दिवस मनाकर ये संदेश दिया अंग्रेजों को कि आप हमें नहीं तोड़ सकते। इस दिवस पर क्या करा? तो हिंदू भाई ने मुस्लिम भाई की कलाई पर राखी बांधी और मुस्लिम भाई ने हिंदू भाई की कलाई पर राखी बांधी और अंग्रेजों को ये संदेश दिया कि आप हमें तोड़ नहीं सकते। आप क्षेत्रों को कागजों में डिवाइड कर सकते हैं, हमारे दिलों को आप नहीं बांट सकते हैं, हम भाई भाई हैं। ठीक है, तो ये रक्षाबंधन दिवस मनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया था। और बंगाल विभाजन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत गाया था। कौन सा? अमार सोनार बांग्ला। और ये जो गीत है ना, ये वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रगान है। याद रखना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अपने देश का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हैं, जो ये भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1885 से लगा के 1862 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, पूना पैक्ट की हम बात कर लेते हैं। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। और पूना पैक्ट कहाँ पर हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था पुणे की यरबदा जेल में। पूना पैक्ट या फिर इसको पूना समझौता भी कहा जाता है। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और ये जो समझौता है इसका परिणाम क्या निकला? तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाती है। याद रखना, पूना पैक्ट अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में पुणे की यरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अब गांधी इरविन समझौता, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो जो गांधी इरविन समझौता है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, ये समझौता दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे और ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए भी थे। ठीक है, अब दोस्तों गांधी इरविन समझौते को हम अपनी भाषा में, देसी भाषा में समझ लेते हैं। क्या हुआ था? तो देखिए 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। इससे इरविन जो है वो घबरा गया। उसने कहा कि जब तक गांधी जी शामिल नहीं होंगे गोलमेज सम्मेलन में तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इरविन ने कहा गांधी जी आप जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला है 1931 में, इसमें आप ज़रूर आइए। गांधी जी ने कहा हम बिल्कुल आएंगे। पहले गोलमेज सम्मेलन में हम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो हम आ सकते हैं लेकिन आपको कुछ काम करने होंगे। बोले क्या करने होंगे? बोले हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं, हमारी 11 शर्तें हैं। यदि आप इन शर्तों को मान लेते हैं तो हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आ जाएंगे। इरविन ने कहा ठीक है भैया, एक बार शर्तें आप बताइए। तो गांधी जी ने उन शर्तें बताई। पहली शर्त थी भूमि कर में 50% की कमी करना। जो भूमि पर टैक्स लगता था उसमें 50% की कमी करना। ठीक है, और भी शर्तें थीं गांधी जी की। सैनिक खर्च पर 50% की कमी की जाए। ठीक है, और जो मादक द्रव्य हैं दारू वगैरह, ठीक है, इस पर पूर्णतः रोक लगाई जाए।
सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, ठीक है, सीआईडी में परिवर्तन किया जाए। अंतिम मांग अच्छी थी, गांधी जी ने कहा था जो आर्म्स एक्ट आपने बनाया है उसमें परिवर्तन किया जाए, जिससे जो नागरिक हैं वो अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों को रख सकें। तो ऐसी 11 सूत्रीय मांगें थीं गांधी जी की, ठीक है। अब इरविन के पास ये मांगें पहुंचती हैं तो इरविन कहता कि यदि हम आपकी 11 सूत्रीय मांगें मान लेते हैं तो आपको भी हमारी कुछ मांगें माननी होंगी। बोलिए बताइए। उसने कहा हमारी केवल 3 शर्तें हैं। एक तो आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं 1930 वाला, इसको आप समाप्त कर दीजिए। और दूसरी शर्त थी कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आ जाइए, ठीक है। और ब्रिटिश सामान का आप जो बहिष्कार कर रहे हैं इसका आप बहिष्कार मत कीजिए, ठीक है। तो इरविन की ये 3 शर्तें थीं और गांधी जी की 11 शर्तें थीं, ठीक है। परिणाम स्वरूप जो है ये समझौता होता है, दोनों आपस में अपनी अपनी शर्तों को मान लेते हैं और फिर गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए लंदन भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, याद रखना। बताइए गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जाना जाता है। चूंकि ये समझौता हुआ था दिल्ली में, कहाँ पर हुआ था ये समझौता हुआ था, मतलब इस समझौते पर हस्ताक्षर करे गए थे दिल्ली में 5 मार्च 1931 को, ठीक है। इसलिए इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। रॉलेक्ट एक्ट बताइए क्या है रॉलेक्ट एक्ट। तो रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था सबसे पहले बताइए। तो 21 मार्च 1919 को रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। और काला कानून के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है, तो काला कानून जो है ये रॉलेक्ट एक्ट को ही कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है नो अपील नो दलील का कानून किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रॉलेक्ट एक्ट को ही नो अपील नो दलील का कानून कहा जाता है। अब रॉलेक्ट एक्ट की हम बात करें तो देखिए मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए ये कानून बनाया था। और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसी भी भारतीय पर शक हो गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया। ये एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू हुआ। और इसका आधिकारिक नाम क्या है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 इसका आधिकारिक नाम है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया और इसी को काला कानून भी कहा गया। और इस कानून के तहत ध्यान रखना, इसी कानून के तहत 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। 2 लोकप्रिय नेता कौन थे, तो एक थे डॉक्टर सतपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन कुचलू, ठीक है। अब इन 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो इसी से जुड़ी कुछ एक और कहानी है वो भी आप जान लो। जब इन 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस कानून का विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर जनरल डायर को खबर मिलती है, अपने देश का एक हंसराज नामक गद्दार होता है, वो खबर देता है कि जलियांवाला बाग में लोग ऐसी ऐसी एक सभा कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आपके कानून का विरोध कर रहे हैं। तो जनरल डायर जो है वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। कब बरसाता है, 13 अप्रैल 1919 को बरसाता है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग की जो घटना है वो रॉलेक्ट एक्ट से ही जुड़ी हुई है, इसको भी आप याद रखेंगे। हालांकि हम डिटेल में भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं उसको। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं अपनी ई बुक के बारे में। हमारी ई बुक लॉन्च हो गई हैं, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट हमने अपनी ई बुक में रखा है। करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक को आप परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वुड डिस्पैच या फिर वुड का घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, ठीक है। ये वुड डिस्पैच क्या है, तो देखिए वुड डिस्पैच की शुरुआत तो लॉर्ड चार्ल्स वुड ने करी थी, ठीक है, 1854 में। और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है ये लॉर्ड डलहौजी था। वुड डिस्पैच के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूली शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं में बनाए जाने का सुझाव दिया गया था। इसे भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछा जाए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो आप कह देना वुड डिस्पैच को कहा जाता है। पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया,
तो वंदे मातरम को सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है, और 1896 वाले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम क्या है? अपने देश का राष्ट्रगीत है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी रहीमतुल्लाह एम सयानी ने। और राष्ट्रगीत को गाने में 1 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय के द्वारा करी गई थी। संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में इस गीत की रचना करी गई थी। राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्रगान क्या है? अपने देश का जन गण मन। तो राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो वंदे मातरम नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया था अरविंद घोष ने, ठीक है, याद रखना। वंदे मातरम नामक पत्रिका जो है ये अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित की गई और इसका प्रकाशन कब किया गया? 1905 में, ठीक है। लेकिन वंदे मातरम राष्ट्रगीत पूछा जाए तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। पत्रिका अलग है और गीत अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो सबसे पहले अपना राष्ट्रगान जन गण मन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। जन गण मन की रचना किसने करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। और इसी दिन जो वंदे मातरम है उसको राष्ट्रगीत के रूप में भी अपनाया गया था। तो याद रखना जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन इसकी रचना करी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, लेकिन पूछा जाएगा किस नाम से किया? तो आप कह देना मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से। क्या? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से इनने जन गण मन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बताइए विश्व भारती संगठन 1912 की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में विश्व भारती संगठन की स्थापना करी थी, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हैं ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। देखिए दोस्तों 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो आप कह देंगे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे विलियम बेंटिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है। राजा जी के उपनाम से किसे जाना जाता है? राजा जी किसे कहा जाता है? सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। सी राजगोपालाचारी अब भी मैंने आपको बताया स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेताजी किसको कहा जाता है? फटाफट से बताइए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से जाना जाता है। और नेताजी के 2 उपनाम हैं, एक तो नेताजी और दूसरा इनका उपनाम है देशभक्तों का देशभक्त। इनके 2 नारा हैं, एक तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दूसरा जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जोसेफ डुप्ले के लिए सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। ये फ्रांसीसी गवर्नर था और उसने सबसे पहले सहायक संधि को पेश किया था और इसको सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे सहायक संधि को सुनिश्चित और एक व्यापक यानी कि बड़ा रूप दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसी क्रम में बताइए कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सहायक संधि की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हो गए? तो भारत में सहायक संधि की नीति जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पेश करी गई थी। एक और क्वेश्चन है वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आप कहेंगे हैदराबाद का निज़ाम जो है
ये पहला शासक था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत कौन सा था? तो दोस्तों वेलेस्ली की संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत था मैसूर। अब देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है इसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था। निज़ाम ने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। फिर 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिए। ठीक है, मतलब पहला कौन सा राज्य था? हैदराबाद, दूसरा था मैसूर और तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था अवध। ठीक है, ये याद रखना, ऊपर के तीन। बताइए, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और इनको स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है और पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है। सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, और 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस को भारत का इस्पाती ढांचा कहा था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किसे भारत कोकिला उपनाम दिया? तो गांधी जी ने भारत कोकिला कहा था सरोजनी नायडू को। ठीक है, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सरोजनी नायडू कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता बनती हैं और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। कहाँ की राज्यपाल बनती हैं ये? उत्तर प्रदेश की। इनका जन्म होता है 13 फरवरी को और इनके जन्म के उपलक्ष्य पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। देखिए, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं हम 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। ठीक है, कविता लेखन के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए गांधी जी ने इनको भारत की कोकिला यानी कि दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम दिया था। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई? अब सरोजनी नायडू के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? सबसे पहले उनको समझो। दी ब्रोकन विंग, ये सरोजनी नायडू की किताब है। दी गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी है। दी वर्ड ऑफ टाइम, ये भी सरोजनी नायडू की किताब है। लेकिन गार्डनर किताब इन्हें नहीं लिखी। ठीक है, तो ये गार्डनर किताब क्या महत्वपूर्ण है? किसने लिखी है? गार्डनर किताब जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, मतलब ये महत्वपूर्ण किताब है। भारत में पहली बार जनगणना किस समय की गई थी? तो पहली जनगणना होती है 1872 में। ठीक है, तो जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। दोनों में अंतर है। जनगणना संघ सूची का विषय और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी और भारत की प्रथम नियमित जनगणना, दोनों पूछे जाते हैं। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, लेकिन पहली नियमित रेगुलर जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में होती है। और विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी? तो स्वीडन देश में पहली जनगणना हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती की बात करें तो ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी और काकोरी नाम का जो स्थान है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में स्थित है। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की जो कल्पना है ये राम प्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान के द्वारा करी गई थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी इसकी कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा करी गई थी। ठीक है, डिटेल की हम बात करें, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो है एक ट्रेन डकैती थी। इस डकैती में ये जो डकैती है 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो उनमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहौरी थे, केशव चक्रवर्ती थे, मुकुंदी लाल थे और बनवारी लाल थे। लेकिन हम बात करें कि फांसी किसको दी गई, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, इन 3 जनों को काकोरी के षड्यंत्र के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी?
तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के द्वारा 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी। देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। ठीक है। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। इसका अर्थ क्या होता है? वन गॉड सोसाइटी। राजा राम मोहन राय के द्वारा 2 समाचार पत्र शुरू किए गए। एक है संवाद कौमुदी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दूसरा है मरात उल अखबार। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जो हैं राजेंद्र प्रसाद, इनके 2 उपनाम हैं। एक तो इनको देश रत्न कहा जाता है और दूसरा इनको कहा जाता है अजात शत्रु। क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। ठीक है। पूछा जाएगा राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु किसने कहा? तो इनको अजात शत्रु कहा था गांधी जी ने। मतलब अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो। कश्मीर का अकबर किसका उपनाम है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। ठीक है। जैनुल आबदीन कश्मीर के महान शासकों में से एक था। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई? दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत को तंबाकू की खेती सिखा दी। ठीक है। और भारत में तंबाकू का प्रारंभ किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो अकबर के काल में तंबाकू की खेती का प्रारंभ हुआ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस पूछा जाए या फिर तंबाकू की खेती पूछा जाए, पुर्तगालियों की देन है। ठीक है। दूसरा पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। ठीक है। बताइए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 लाख रुपए। देखिए, बक्सर की लड़ाई की हम बात कर लेते हैं। तो बक्सर की लड़ाई जो है ये 22 अक्टूबर 1964 को होती है। ठीक है। किस किस के बीच में होती है? तो एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि एक तरफ थे अंग्रेज, और दूसरी तरफ 3 जनों की संयुक्त सेना थी। मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय जो कि एक मुगल सम्राट था। तो इन 3 जनों की सेना और अंग्रेजों की सेना, इनके बीच क्या होता है? बक्सर की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। परिणाम क्या निकला था लड़ाई का? तो जो संयुक्त सेना थी 3 जनों की, ये हार गई थी और अंग्रेज जीत गए थे। और बक्सर के युद्ध के बाद में 2 संधियां होती हैं। एक इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों के और मुगलों के बीच में होती है। इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के लिए 26 लाख प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हो जाती है। और 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। ये संधि होती है अंग्रेजों के बीच में और अवध के बीच में। ठीक है। इसमें 50 लाख का जुर्माना अवध के नवाब को भरना पड़ता है, यानी कि 50 लाख रुपये अवध का नवाब देता है। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी? तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी वो है बेलग्राम अधिवेशन। ठीक है। और बेलग्राम अधिवेशन की हम बात करें 1924 में हुआ था। और कौन सा क्रम था तो ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। ठीक है। और यदि पूछा जाए आपसे कि ये बेलगांव या फिर बेलग्राम कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में, क्योंकि ये अधिवेशन गांव में हुआ था, तो ये गांव पड़ता है कर्नाटक में।
बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। और बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व पटेल साहब ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। इसी के विरोध में ये सत्याग्रह चलाया था। ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो देखिए दोस्तों, बारदौली सत्याग्रह हुआ था, तो बारदौली सत्याग्रह में संगठन के कुशल नेतृत्व के लिए गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। लेकिन किसके कहने पर गांधी जी ने इनको ये उपाधि दी? तो बारदौली की महिलाओं के कहने पर। अब सरदार पटेल की एक प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सभी लोग जानते होंगे। ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर। और आपको पता होगा कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है। गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। ऊंचाई 182 मीटर है। इसके मूर्तिकार कौन है? रामबी सूतार। इस मूर्ति का लोकार्पण मोदी जी ने किया था 31 अक्टूबर 2018 को। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। और इनको भारतीय उपद्रव का पिता किसने कहा? तो आप कहना कि एक अंग्रेज था, उसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। क्या नाम था उसका? वैलेंटाइन चिरोल उसका नाम था। और इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा। ठीक है। भारतीय क्रांति की माता किसको कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। बताइए, गीता रहस्य नाम की जो पुस्तक है ये किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। ठीक है। और कौन सी भाषा में ये किताब लिखी गई थी? तो मराठी भाषा में लिखी गई थी। और बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक की रचना कहाँ पर करी थी? ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मांडले जेल से, बर्मा की मांडले जेल से गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना करी गई थी। ठीक है। पूछा भी गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से कौन सी किताब जेल में लिखी? तो गीता रहस्य नामक किताब इनने बर्मा की मांडले जेल में लिखी थी। ठीक है, याद रखना। 1915 में इसका प्रकाशन हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया? तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इसका नारा दिया बाल गंगाधर तिलक ने। और ये नारा इन्हें दिया था 1916 में। गणपति उत्सव की शुरुआत 1894 में किसके द्वारा करी गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत करी गई। पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो पंजाब केसरी ये लाला लाजपत राय का उपनाम है। किसका? लाला लाजपत राय का। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनायक एवं लेखक थे लाला लाजपत राय। इनका उपनाम पंजाब केसरी है। इनकी दो किताबें हैं, एक तो अनहैप्पी इंडिया और दूसरी यंग इंडिया। इनका एक महत्वपूर्ण नारा है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो केसरी नामक जो समाचार पत्र है ना, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनके दो समाचार पत्र हैं। एक तो मैंने आपको बताया केसरी, और दूसरा इनका समाचार पत्र जो है इसका नाम है मराठा। ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि जो केसरी नामक समाचार पत्र है ये कब प्रकाशित हुआ? 1881 में। और कौन सी भाषा में? तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और जो इनका दूसरा समाचार पत्र था मराठा, ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, याद रखना, ये भाषाएं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, 1920 में मूक नायक नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने करी थी? मूक नायक समाचार पत्र, इसकी स्थापना करी थी डॉक्टर साहब वी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो ये भी अम्बेडकर जी के द्वारा करी गई थी। और कौन सी भाषा में? तो मराठी भाषा में। ठीक है। अम्बेडकर के द्वारा जो प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, समता है, जनता है, आमही, शासनकर्ती जमात, वनडार है और प्रबुद्ध भारत, ये सारे समाचार पत्र वी.आर. अम्बेडकर साहब के हैं। यंग इंडिया नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? यंग इंडिया पुस्तक लिखी लाला लाजपत राय ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह के लिए। ठीक है। श्री कृष्ण कौन थे? तो ये बिहार के पहले सीएम थे। और आंध्र केसरी की बात करें तो आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। टी प्रकाशम
ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और ये आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे। शेर कश्मीर किसका उपनाम है? तो शेर कश्मीर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला के लिए। ठीक है, ये कश्मीरी राजनेता था, इसको शेर कश्मीर कहा जाता है। लोकमान्य के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता सेनानी थे, उपनाम लोकमान्य। भारतीय शांति का जनक इनको कहा जाता है, भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का पिता वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। भारतीय क्रांति का उपद्रव या भारतीय क्रांति का पिता। ठीक है, और वैलेंटाइन चिरोल कौन था? तो ये ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार था। इनका प्रमुख नारा कौन सा है तिलक साहब का? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लोकनायक के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी? तो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी थी और इनने ही गणेश महोत्सव की शुरुआत करी थी। तो ये जो शिवाजी महोत्सव है ये महान मराठा योद्धा राजा शिवाजी के सम्मान में महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में गर्व और देशभक्ति की भावना पैदा करने और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी थी। ठीक है, गणेश महोत्सव की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। गीता रहस्य नामक जो किताब है ये भी किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने, और बर्मा की मांडले जेल में ये किताब लिखी गई। इसी क्रम में नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब कहा जाने लगा, या फिर ये लोकमान्य तिलक के नाम से कब मशहूर हो गए? जब बाल गंगाधर तिलक को सरकार ने रैंड हत्या मामले का आरोपी बनाया था। ठीक है, तब से ये लोकमान्य तिलक के नाम से मशहूर हो गए। अच्छा, ये रैंड हत्या मामला क्या है? आइए इसको हम समझ लेते हैं। बात है 1897 की। उस समय बम्बई और पुणे प्लेग बीमारी की चपेट में था। ठीक है, तब पुणे में एक सहायक कलेक्टर था, उसका नाम था मिस्टर रैंड। तो मिस्टर रैंड ने क्या किया कि जो प्लेग बीमारी फैल रही थी, ठीक है, तो इसका प्रसार रोकने के लिए कई सारे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छे इस्तेमाल नहीं किए इसने, क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। क्रूर इस्तेमाल कैसे? जैसे जो लोग बीमारी से ग्रसित हो गए थे उन लोगों के घरों को जलाया जाने लगा था। ठीक है, यहाँ तक कि जो प्लेग बीमारी से प्रभावित थे ऐसे लोगों को गोली मारकर हत्या की जा रही थी। ठीक है, मतलब जैसे अभी कोविड-19 फैला था, यदि सरकार चाहे तो बोले जो पॉजिटिव हो गया उसको मार दो, उसका घर जला दो, ये कोई तरीका होता है क्या? ठीक है, तो जो मिस्टर रैंड है ऐसे गलत तरीकों को, क्रूर तरीकों के माध्यम से प्लेग बीमारी का प्रसार रोकना चाहता था। तब बाल गंगाधर तिलक हीरो की तरह सामने आते हैं और अपना एक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं केसरी नाम का। ठीक है, और केसरी में इन क्रूर तरीकों का विरोध किया तिलक साहब ने। ठीक है, और केसरी समाचार पत्र के प्रकाशन के बाद लोग बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को समझे कि ये जो रैंड है बहुत गलत आदमी है। ठीक है, तो मिस्टर रैंड और उनके सहायकों की हत्या कर दी थी लोगों ने। ठीक है, केसरी समाचार पत्र पढ़ के लोग समझ गए थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। तिलक साहब के लिए कहा गया कि तुमने ही जनता को उकसाया है और आरोपी बनाया गया। ठीक है, और 28 महीनों की कैद की सज़ा सुनाई गई। जब वो जेल से निकले तो लोकमान्य की उपाधि इनको दी गई, जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों का प्रिय नेता। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भूदान आंदोलन शुरू किया गया विनोबा भावे के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए, भूदान आंदोलन 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? तो धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिए राजी करना। जो जमींदार होते थे उनको राजी किया जाता था कि ऐसे किसान जो भूमि से हीन हैं उनको आप एक टुकड़ा दे दीजिए। ठीक है, और याद रखना भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले भूमि दान करने वाले व्यक्ति कौन थे? रामचंद्र रेड्डी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने किस वर्ष रंगून जेल में कैद कर दिया था? तो बहादुर शाह जफर को 1858 में रंगून में कैद कर दिया था। ठीक है, और बहादुर शाह जफर की बात करें तो ये अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति का विद्रोह इसने कहाँ से नेतृत्व किया था?
दिल्ली से नेतृत्व किया था। 20 सितंबर 1858 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और उसने विद्रोहियों को पराजित कर दिया और पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं की मकबरी में जा छिपा। अंततः मृत्युदंड ना देने की शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया इसने और 1858 में रंगून इसको भेज दिया गया था, जहां पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मौत हो जाती है। दयानंद सरस्वती जो हैं निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो इनका एक मिशन जो है, या फिर हम कहें कि किस समाज के संस्थापक थे, तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, इनने आर्य समाज की स्थापना कब करी थी? तो 1875 में इनने आर्य समाज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन की अगुवाई वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके मध्य लड़ा गया? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? तो अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है, अंग्रेज़ों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक है, तो अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया? जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन ने। ठीक है, ये युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान मारा गया था और मैसूर की शक्ति का पतन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टीपू सुल्तान यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत दिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हड़प नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो देखिए, हड़प नीति या फिर इसको विलय नीति कहा जाता था, या फिर इसको व्यपगत का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता था। इसकी शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी राज्य का शासन एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका जो राज्य है वो किसी दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। ये थी डलहौजी की विलय नीति। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या फिर विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा राज्य हुआ था? तो हड़प नीति का पहला शिकार हुआ था सतारा। कौन सा? सतारा राज्य जो है ये पहला शिकार हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत में सतारा को 1848 में, जैतपुरा एवं संभलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, फिर झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 आदि को कंपनी में मिला लिया था। ठीक है, इस नीति के कारण भारतीय रियासतों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया था। और जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो 1857 की क्रांति शुरू होने के कई सारे कारण थे। उनमें से जो विलय नीति डलहौजी की थी ये भी बड़ा कारण था, क्योंकि जो जैसे सतारा है यहाँ के राजा नाराज़ हो गए, रानी लक्ष्मीबाई नाराज़ हो गई थी, ये भी अपने दत्तक पुत्र को राज्य सौंपना चाहती थी। ठीक है, तो मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके कई सारे कारण थे, ये भी एक बड़ा प्रमुख कारण था। बताइए, किस ब्रिटिश गवर्नर की राज्य हड़प नीति के चलते ब्रिटिशों ने लक्ष्मीबाई को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी थी? तो राज्य हड़प नीति ये किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की थी। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई के शासन काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये भी पूछा जाएगा, तो आप कह देना लॉर्ड डलहौजी था। हड़प नीति के अनुसार झांसी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब किया गया था? तो 1853 में किया गया था। ठीक है, और मैंने बताया था कि पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ था? सतारा हुआ था। ठीक है, सतारा सबसे पहले सतारा हुआ था 1848 में। ठीक है, और झांसी 1853 में। निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित किया गया? तो जब ये अधिनियम आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, याद रखना। और जब 1857 की क्रांति होती है तब भी कैनिंग ही होता है। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो कब किया गया? 1856 को किया गया। दीनबंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? दीनबंधु कहा जाता है CF एंड्रयूज़ के लिए। ठीक है, याद रखना दो बातें, एक तो दीनबंधु याद रखना, दूसरा रखना देशबंधु। ठीक है, देशबंधु किसको कहा जाता है बताओ? देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना कंटेंट बेस्ट क्वालिटी का है। इतनी सारे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और बेस्ट कंटेंट देने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें।
परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। ठीक है। और परमहंस मंडली का गठन खालिस्तान के उन्मूलन के लिए किया गया था। तो परमहंस मंडली का गठन जाति के उन्मूलन के लिए किया गया था। आइए जान लेते हैं। जाति व्यवस्था जैसे छुआछूत, ऊंच नीच उस समय चरम पे थी, तो इसको ख़त्म करने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर के द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। परमहंस मंडली की सभाओं में निम्न जाति के लोगों से खाना बनवाया जाता था और सभी जितने भी लोग इस मंडली में शामिल थे सभी सदस्य जो है खाना खाते थे और अन्य लोगों को भी खाना खिलाते थे। ठीक है, आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। और आज ऐसी समस्याएं आज भी अपने भारत देश में हैं, कई गांव में हैं। ठीक है, कुछ गांव मेरे जानकार भी हैं, वहाँ पे आज भी जातिवाद चलता है। ठीक है, तो सुधार कीजिए, सभी लोग एक हैं, एक ही मतलब ऐसी कोई जाति विशेष नहीं कि आप उससे छुआछूत करें। ठीक है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटते हैं? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आते हैं। चूँकि 9 जनवरी को ये आते हैं तो 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी वापस लौट आए। ठीक है, कब लौट के आ गए? 1915 में। तो गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। ठीक है, कब? 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह ने शुरू किया और इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना, और यही इनका पहला सफल सत्याग्रह था। गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया? तो इनने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में जो है भूख हड़ताल को हथियार की तरह प्रयोग किया। ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो ये हमारे देश के पहले डिप्टी पीएम थे। ठीक है, और ये कौन थे? तो इनने देसी रियासतों को एकीकृत करने का काम किया था, मतलब बहुत शानदार काम इनने किया था। ठीक है, तो इनके उपनाम कौन कौन से हैं? इनको सरदार कहा जाता है और इनको सरदार की उपाधि दी थी गांधी जी ने बारदौली की महिलाओं के कहने पर। इनको लौह पुरुष कहा जाता है, इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। मतलब ये सारे नाम जो हैं ये वल्लभ भाई पटेल के नाम हैं। ठीक है, याद रखना इन सभी को। भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी और ये आई थी 1498 में। ठीक है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन याद रखना। भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी आप कह देना पुर्तगाल। एक और याद रखना कि सबसे पहले भारत आने वाली और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी आप कहेंगे पुर्तगाल। ये 1498 में आए थे और 1961 में गए थे। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आप कह देंगे वास्को डी गामा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का कारण क्या था? मसाला व्यापार, यहाँ से सस्ते दामों में मसाला खरीद कर वहाँ जाकर महंगे दामों में बेच देना। अब देखिए भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम क्या है? अब यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम की बात करें, सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ये क्रम तो आपको याद रखना ही है, पूछा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का सही क्रम क्या है? आने का सही क्रम और स्थापना का सही क्रम दोनों में अंतर है। देखिए आते हैं पहले पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, लेकिन स्थापना पहले पुर्तगाल की होती है। ठीक है, पुर्तगाली आते हैं तो पहले पुर्तगाल की स्थापना होती है, लेकिन आने के क्रम में डच पहले आ जाते हैं, लेकिन स्थापना में ये तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। अंग्रेज चूँकि चालाक थे तो ये दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो स्थापना के क्रम में पुर्तगाल, अंग्रेज, डच आ जाते हैं तीसरे स्थान पर, बाकी फिर डेनिश और फ्रांसीसी सेम रहते हैं चौथे और पाँचवें स्थान पर। ठीक है, तो स्थापना का क्रम अलग है, आने का क्रम अलग है, दोनों का मैंने चार्ट बना दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और ट्रिक भी यहाँ पर लिखिए, पुत्र अड्डा डेढ़ फंसा, तो आपको स्थापना का सही क्रम याद हो जाएगा। पता। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था। इसने भारत के लिए
समुद्री मार्ग की खोज कब करी थी? तो इसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था। इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले 20 मई 1498 में की थी। ठीक है, और ये जो है अफ्रीका के सबसे दक्षिणी किनारे, कहाँ से? अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है केप ऑफ गुड होप, ठीक है, तो यहाँ से होते हुए भारत पहुँचा था। ठीक है, और वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। ये केरला के कालीकट पहुंचा था। कहां पर? केरला के कालीकट में ये पहुंचा था। वास्को डी गामा का कालीकट में किस शासक ने स्वागत किया? तो इसका स्वागत किया था जमोरिन नामक शासक ने। ठीक है, किसने? जमोरिन ने। तो 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो वहां पर जमोरिन नामक शासक ने इसका स्वागत किया, और वास्को डी गामा भारत से मसाले और जड़ी बूटियाँ पुर्तगाल ले गया, और इन मसालों और जड़ी बूटियों को उसने पुर्तगाल में 60 गुना ज़्यादा कीमत में बेचा, और बताया कि भैया एक देश है, इतनी मस्त वहाँ पर सामान मिलते हैं और यहाँ पर बहुत महंगे बिकते हैं। ठीक है, तो वास्को डी गामा को भारत पहुँचने में किस भारतीय व्यापारी ने मदद की? अब पूछा जाए कि इसको भारत पहुँचने में किस व्यापारी ने मदद की, तो कांजी मालम नाम का एक व्यापारी था। ठीक है, और ये व्यापारी तो था ही, ये समुद्रवेत्ता भी था, मतलब इसको समुद्र के रास्तों का ज्ञान भी था, और ये नियमित रूप से समुद्री मार्ग से अफ्रीका की यात्रा करता रहता था। इसने ही वास्को डी गामा को कालीकट बंदरगाह तक पहुंचाया था। अमेरिका की खोज किसने की? देखिए, मतलब ये खोज से मतलब क्या है? जैसे भारत की खोज पूछा जाता है, वास्को डी गामा ने करी, तो ये कोई खोई हुई वस्तु तो थी नहीं भारत की, इसको खोजा जा सके। अरे खोजते उसको हैं जिसका पता ही नहीं होता। ठीक है, इन लोगों को नहीं था, पुर्तगालियों को भारत के बारे में पता, इसलिए बोल देते हैं कि भारत की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा ने। तो इसी क्रम में और भी देशों का पता चल रहा था, अमेरिका का भी पता चला। तो पूछा जाता है अमेरिका की खोज किसने करी थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। ठीक है, अब खोजों वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक ही जगह पर मैंने लिख दिया है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी। ठीक है, ये स्पेन का था, 1492 में इसने खोज करी थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज मैंने बताया वास्को डी गामा ने, ये पुर्तगाल का था, 1498 में खोज करी थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज करी थी जेम्स कुक ने, ये ब्रिटेन का था, 1717 ईस्वी में खोज हुई। न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने करी, ये हॉलैंड का था। ब्राज़ील की खोज जो है ये के ब्राल ने करी, ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। तो खोजों वाले प्रश्न याद रखना। पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? 5 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन में, ये पूछा जाता है। तो पुर्तगाल कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था कोचीन में, और कब किया था? तो 1503 में किया था। देखिए, जो यूरोपीय कंपनियां भारत आईं तो इन्हें अपने व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कंपनी ने अपना पहला केंद्र, व्यापारिक केंद्र, या फिर पहला कारखाना, या फिर पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करी? यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होगा, आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, तो मैंने सारा संकलन एक ही जगह पर कर दिया। पुर्तगालियों का जो पहला व्यापारिक केंद्र है ये कोचीन में स्थापित हुआ। कब हुआ भैया? तो 1503 में। ठीक है, और डचों ने अपना पहला केंद्र मसूलीपट्टनम में स्थापित किया 1605 में। अंग्रेज़ों ने अपना पहला केंद्र भी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया 1611 में। और डेनिश ने अपना पहला केंद्र तमिलनाडु के ट्रंक्यूबार में स्थापित किया 1620 में। फ्रांसीसी ने अपना पहला केंद्र सूरत में स्थापित किया और 1668 में स्थापित किया। ठीक है, ये वेरीफाइड कंटेंट है, किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है, वरना कोई कमेंट करने लगे कि ये एरर है। ठीक है, गारंटी से ये एरर फ्री कंटेंट है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, कौन आया था? फटाफट से बताइए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था। ये आया था 1505 में, और ये 1505 से लगाकर 1509 तक रहता है। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि जो पुर्तगाली कंपनी है उसका आधिकारिक नाम क्या था, तो एस्तादो द इंडिया इसका आधिकारिक नाम था। और इसने पुर्तगाली कंपनी ने अपना पहला केंद्र कोचीन में 1503 में स्थापित किया, द्वितीय केंद्र कन्नूर में 1505 में, और पहला गवर्नर मैंने बताया फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था, 1505 में आया था।
और 1509 तक ये रहा था। सारे फैक्ट याद रखना, मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और सारी चीज़ों को क्रम से समझा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगें। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी? तो बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। कहाँ गया? ये है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की नींव रखी थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि अंग्रेजी शासन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अंग्रेजी शासन का संस्थापक भारत में रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। ब्रिटिश काल में स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। अब रॉबर्ट क्लाइव से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एक बार में हम डिस्कस कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, इसका कार्यकाल 2 बार रहा, एक बार 1757 से 60 तक और दूसरी बार रहा 1765 से 1767 तक। कौन था ये रॉबर्ट क्लाइव? बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, और जो क्लाइव है ना, इसको बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त किया गया? 1764 को। किसे उनके प्रशंसक भारत के विजेता के रूप में भी जानते थे? तो रॉबर्ट क्लाइव को जानते थे। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि किसने की? तो क्लाइव ने करी। और रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक था। किस वर्ष भारत आया? तो ये 1743 में आया। रॉबर्ट क्लाइव ने किस लड़ाई में शुजाउद्दौला को पराजित किया? प्लासी की लड़ाई में। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की प्रणाली किसने लागू करी? क्लाइव ने। और ब्रिटिश काल में स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लाइव से। रट लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, लेकिन डेली फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करना ताकि आपको ऐसे ही बेस्ट कंटेंट मिलता रहे। नेक्स्ट है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 1765 में। ठीक है, और किस किस के बीच में होती है? तो ये संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य में। और इस संधि में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा थी, इनकी दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों को सौंप दी गई थी। बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? अब रॉबर्ट क्लाइव ने ये द्वैत शासन शुरू किया था, लेकिन समाप्त कौन करेगा? वॉरेन हेस्टिंग आके इसको समाप्त करेगा। ठीक है, कौन? वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। और इनको महामना की उपाधि किसने दी? सबसे ज़्यादा उपाधियां देने का काम करते थे गांधी जी। ठीक है, किस समाज सुधारक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो ये करी थी मदन मोहन मालवीय ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इनने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। इनका उपनाम क्या है? महामना। और ये उपाधि इनको महात्मा गांधी जी ने दी। इनको 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनके द्वारा प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों में नाम क्या है? हिंदुस्तान समाचार पत्र का इनने प्रकाशन किया था। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1857 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो मैंने बताया मदन मोहन मालवीय ये हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, और इनके द्वारा 3 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए, एक हिंदुस्तान, दूसरा अभ्युदय और तीसरा दी लीडर। अकबर के दरबार में जाने वाले पहला अंग्रेज इनमें से कौन था? तो अकबर के दरबार में जाने वाला जो पहला अंग्रेज था उसका नाम था रॉल्फ फिच। क्या नाम था? रॉल्फ फिच। और ये जो है ये 1585 ईस्वी में भारत आया था। बताइए, पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उस समय शाह आलम द्वितीय जो है ये मुगल सम्राट थे। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में होती है और अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदा सिंह राव भाऊ के बीच में होती है। और परिणाम निकलता है जो अहमद शाह अब्दाली था ये जीत जाता है। ठीक है, और पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय बताया? तो सती प्रथा की हम बात करें, इसको
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अवैध बताया और दंडनीय घोषित किया। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, मैं पढ़ा चुका हूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। और बाबर किस किस के बीच, तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कब लागू किया गया, तो 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू करी, तो ये व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा लागू करी गई। और रैयतवाड़ी जो प्रणाली है या फिर व्यवस्था है, इसको सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू किया गया। रैयतवाड़ी प्रणाली क्या है, तो इस व्यवस्था में भूमि कर से, ये जो व्यवस्था थी ये भूमि कर यानी कि टैक्स से संबंधित थी। इसको 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंट में और बरामहल जिले में लागू की गई। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। ठीक है, मतलब आपकी फसल कितनी पैदावार दे रही है इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब है कि आपके पास कितने ज़्यादा खेत हैं उतना ज़्यादा हम कर लेंगे। ये भारत के 51% भाग में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत किसानों से सीधे 33% भू राजस्व वसूला जाता था। इस प्रणाली में किसानों को भूमि का मालिकाना हक भी प्रदान किया गया और इस व्यवस्था में किसान जो वर्ग है इसकी स्थिति मजबूत हुई थी, ऐसा बताया जाता है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में करी गई थी। ठीक है, स्थापना मैंने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। उद्देश्य था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। गोपाल कृष्ण गोखले का उपनाम है, इनको भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है, महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आपसे पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। स्थापना हुई थी 1867 में। ठीक है, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित करी गई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर का पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। और अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना इनने करी थी 1904 में। ठीक है, और इनके साथ में इनके भाई भी थे गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, और ये संगठन जो है ये सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था और इस संगठन ने कई ब्रिटिश अधिकारियों को मौत के घाट उतारा था। नाम क्या है, अभिनव भारत सोसाइटी। किसने 1863 में वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। वैज्ञानिक समाज या फिर साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा करी गई थी। असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई। सर सैयद अहमद खां ने भारत के मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तर्ज पर 1863 में वैज्ञानिक समाज यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। और याद रखना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी नहीं करी थी, कब करी थी, 1875 में। कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी, तो जॉब चारनाक ने कलकत्ता नगर की नींव रखी थी। ठीक है, ये कौन था भाई, तो ये अंग्रेज था और इसको कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन ले गया था, तो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भारत से नादिर शाह ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। ये युद्ध किस किस के बीच हुआ, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है, करनाल के युद्ध को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कब हुआ था, 1739 में। तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह
और ईरान क्षेत्र के शासक नादिर शाह के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें ईरान क्षेत्र का शासक नादिर शाह जीत जाता है और नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को रंगीला के उपनाम से जाना जाता है। और दो फैक्ट यहाँ से याद रखना, पहला तो कि जो नादिर शाह है ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाए गए तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है, ठीक है, और कोहिनूर हीरा, ये दो चीज़ें लूट कर फारस ले गया था। दूसरा फैक्ट याद रखना है आपको कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुग़ल शासक कौन था। तो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहाँ ने, तो जब बनवाया शाहजहाँ ने तो बैठेगा भी सबसे पहले यही, ठीक है। शाहजहाँ मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक था। और अंतिम मुग़ल शासक कौन था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, तो वो था मोहम्मद शाह। फिर मोहम्मद शाह से लूट कर ये मयूर सिंहासन कौन ले गया था, नादिर शाह ले गया था। ये सारे फैक्ट याद रखना भैया, पूछे जाते हैं, सबको मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध जो है ये 1760 ईस्वी में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज़ों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी, तो वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज़ों ने लड़ी थी फ्रांसीसियों के विरुद्ध में, ठीक है। वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरे कोटे ने किया और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया कामटे डी लेली हैं इनने। और ये युद्ध जो है 1763 को समाप्त हुआ पेरिस की संधि के साथ में, ठीक है। वर्ष 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान कहाँ की गई थी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना जो है ये देहरादून में करी गई थी। कब, 1932 में। नेक्स्ट है शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि कब होती है, तो पुरंदर की संधि होती है 1665 में, ठीक है। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच में होती है। और जब ये संधि होती है उस समय मुग़ल शासक थे औरंगज़ेब, और जयसिंह प्रथम ने 3 मुग़ल सम्राटों का शासनकाल देखा है। जयसिंह प्रथम मुग़ल काल में सेनापति के पद पर सबसे लंबे समय तक सेवाएं प्रदान करने वाले शासक थे और इनको मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा मिर्ज़ा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सालवाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस युद्ध का अंत हुआ, तो सालवाई की संधि के माध्यम से अंत होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में हुआ था 17 मई 1782 में। फिर सालवाई की संधि होती है और इस संधि के साथ में ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी होता है डेविड एंडरसन, और इस संधि के समय बंगाल का गवर्नर था जनरल वॉरेन हेस्टिंग। सालवाई की संधि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता के फलस्वरूप संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई वैसन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो वैसन की संधि पर बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हो गया था, तो ये वैसन की संधि के साथ में समाप्त हो गया था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों के बीच में और मराठाओं के बीच में होता है, और ये जो युद्ध है ये वैसन की संधि के साथ में समाप्त हो जाता है। इस संधि पर जो है मराठाओं की तरफ से हस्ताक्षर किए थे बाजीराव द्वितीय ने, याद रखना। 1857 की क्रांति जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को। देखिए 1857 की क्रांति को शुरू करने की योजना बनाई गई थी 31 मई को। कब, 31 मई को शुरू करने की योजना बनाई गई, परंतु ये जो क्रांति है ये निर्धारित समय के पहले 10 मई 1857 को शुरू हो गई। जो कि 10 मई को शुरू हुई तो 10 मई को हम एक दिवस मनाते हैं, कौन सा, क्रांति दिवस। कब मनाया जाता है क्रांति दिवस, 10 मई को मनाया जाता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था मेरठ से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह
10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और समाप्त कहाँ पर हुआ था? तो ये ग्वालियर में जाकर समाप्त हुआ था। कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक है। 1857 नाम की जो किताब है, इसके लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक का नाम है एस एन सेन। ये कौन था व्यक्ति एस एन सेन? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार था। ठीक है। देखिए 3 किताबें लिखी गई हैं। 1857 नामक एक किताब है, इसके लेखक एस एन सेन है। रेबेलियन 1857 नाम की किताब है। रेबेलियन का मतलब क्या होता है? क्रांति। ठीक है। और इसके लेखक हैं पीसी जोशी। जोश, क्रांति। जोशी से आपको जोश पकड़ना है, रेबेलियन माने होता है क्रांति। तो रेबेलियन 1857 किताब लिखी है पीसी जोशी ने। और दी ग्रेट रेबेलियन नामक किताब लिखी है अशोक मेहता ने। मेहता जी दी ग्रेट, ऐसा याद रखो। तो दी ग्रेट रेबेलियन पुस्तक लिखी है अशोक मेहता ने। दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किताब के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। और इन्होंने इसी किताब में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बताया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसने बताया? बी डी सावरकर ने। कौन सी किताब में? तो ये वाली किताब में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर ने। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक जो किताब है, बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति में इस्तेमाल की गई गोरिल्ला पद्धति के बारे में लिखा है। बी डी सावरकर की किताबों में दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, हिंदुत्व, मेरा आजीवन कारावास, काला पानी, ये सारी किताबें लिखी हैं बी डी सावरकर ने। इंदिरा गांधी की जीवनी, इंदिरा गांधी इन इंटीमेट बायोग्राफी 1992 के लेखक कौन है? सबसे पहले इंदिरा गांधी जी की जो जीवनी है, इसका नाम याद रखो। ठीक है। और इस जीवनी की जो लेखिका हैं, इनका नाम क्या है? पुपुल जयकर इनका नाम है। ठीक है। पुपुल जयकर की बात करें तो राजीव गांधी की कैबिनेट में ये मंत्री भी रह चुकी हैं। इटर्नल इंडिया नामक लोकप्रिय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किताब लिखी गई है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इनने 2 किताबें लिखी हैं, एक तो इटर्नल इंडिया और दूसरा इनकी किताब का नाम क्या है? माई ट्रुथ। माई ट्रुथ भी इंदिरा गांधी जी की किताब का नाम है। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम की जो किताब है, ये किसने लिखी है? तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है और ये किताब इनने 1934 में लिखी। इनकी एक नेहरू जी की एक सबसे फेमस किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल को कहा जाता है शक्ति स्थल। क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको प्रियदर्शिनी कहा जाता है, भारतीय लौह महिला यानी कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये दोनों नाम इंदिरा गांधी जी के नाम हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पुराने पन्नों का एक समूह, आ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। इन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो इन ऑटोबायोग्राफी देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, याद रखना। और इससे गांधी जी ने जेल में लिखा। ठीक है। इसको ट्रू वर्ड फ्रीडम 1936 के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू जी की अन्य किताबें भी हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, इन ऑटोबायोग्राफी, आ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम आ फादर टू बर्थ, जो है इनकी ही पुस्तक है। देश के पहले श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। तो जगजीवन राम को और किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको बाबूजी कहा जाता है। जगजीवन राम को कहा जाता है बाबूजी और गांधी जी को कहा जाता है बापूजी। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों आप याद रखना। सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है। ठीक है, कौन थे ये? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये पाकिस्तान के नेता थे। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो नामकरण किया दादा भाई नेहरूजी ने। ठीक है, इससे पहले कांग्रेस का नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था?
तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव किसने पेश किया? तो देखिए, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है, इस पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव पेश करने वाले जो थे उनका नाम जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? मुंबई में 1885 में। इसकी अध्यक्षता करते हैं बेमस चंद्र बोस। लेकिन पहला प्रस्ताव जी सुब्रमण्यम अय्यर ने पेश किया। सीमांत गांधी के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है या फिर इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इनको भारत रत्न दिया गया था 1987 में। ठीक है, और याद रखना, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे, या फिर ऐसा पूछा जाए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। शहीद ए आजम किसका उपनाम है? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, भगत सिंह का उपनाम है। ठीक है, भगत सिंह को शहीद ए आजम या फिर शहीद के उपनाम से जाना जाता है। और एक नारा है इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह का नारा है। गटर का संत उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा को कहा जाता है गटर का संत। ठीक है, मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थीं। इनको 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको 1980 में भारत रत्न भी दिया गया था। इनके उपनाम है, इनको गटर का संत कहा जाता है। गटर का संत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनने ऐसे लोगों की हमेशा मदद करी है जो नालियाँ साफ़ करते थे, गटर साफ़ करते थे, सड़कों पर रहने वाले थे, सफाई कर्मी थे। ठीक है, और इनको निर्मल हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि जब निर्मल हृदय होगा तभी ये लोगों की मदद कर पाएंगे। निम्नलिखित में से किसे तोता-ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता-ए हिंद। ठीक है, अमीर खुसरो कौन थे? तो ये फारसी भाषा के कवि और इतिहासकार थे। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। हम बात करें कि ये किसके शिष्य थे? निज़ामुद्दीन औलिया के। या फिर ऐसा पूछा जाए कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया। और ये फारसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनको सितार और तबले का आविष्कारक कहा जाता है, मतलब ये सितार और तबले के आविष्कारक हैं। इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। इनके उपनाम है तूती-ए हिंद या फिर भारत का तोता इनको कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसका उपनाम है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो जो चाणक्य है, कौटिल्य है, इसको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, और किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस जो हैं, इनको अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण मराठा मैकियावेली के उपनाम से जाना जाता है। नाना फडणवीस, मैंने बताया, इनको मराठा मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य या फिर कौटिल्य को कहा जाता है। और ये मैकियावेली कौन था? तो निकोला मैकियावेली इसका नाम था। इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक था। एक इसकी प्रमुख रचना है दी प्रिंस। इसकी रचना किसने करी थी? निकोला मैकियावेली ने करी थी। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस.वी. केतकर इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, कास्ट चैलेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कास्ट चैलेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जगजीवन राम। कौन थे? तो जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। और मैंने इनका एक उपनाम बताया था बाबूजी, है ना, इनको बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अल बरूनी के द्वारा ये किताब लिखी गई। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी किताब लिखी गई है ज्योतिबा फुले के द्वारा। और ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? तो ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ठीक है, ज्योतिबा फुले का नाम था पूरा महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। और ये सामाजिक कार्यकर्ता, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के प्रमुख लेखक थे। और इन्होंने 1873 में गुलामगिरी नाम की बहुत फेमस किताब लिखी थी। और 1873 में ही ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी करी थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? स्वामी
विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। और कब करी गई थी? तो 1897 में करी गई थी, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो ये रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही खास शिष्य थे। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब करी थी? 1894 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? वेदांत कॉलेज अलग है, उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी। सारे फैक्ट बहुत शानदार तरीके से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां, इन दोनों ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है। और हम बात करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर करी गई थी? ढाका में करी गई थी, ठीक है। और बात है दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद की। मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां जो हैं ये ढाका के नवाब थे, सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे? 1913 में। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। और जब ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी, तो सबसे पहले नाम दिया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना का, ठीक है। लेकिन भाई ये स्थापना के समय दूर दूर तक नहीं था, ये 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होता है। कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक है। और मैंने बताया कि कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस। और कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। तो पूछा जाता है गरम दल के नेता कौन कौन थे और नरम दल के नेता कौन कौन थे, ठीक है। तो देखिए नरम दल के नेताओं में दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले। और गरम मतलब गरम, लाल, बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। एक और थे, अरबिंदो घोष थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका था? तो इन्होंने बम मारा था किंग्सफोर्ड पर। किस पर? किंग्सफोर्ड पर बम मारा था। तो डिटेल से समझ लेते हैं। इन जो खुदीराम बोस है, इनका पूरा नाम है शाहिद खुदीराम बोस। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। बात है 30 अप्रैल 1908 की। तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश DH किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था, मरा नहीं था, ठीक है। फिर उस समय जो प्रफुल्ल चाकी थे, इनने तो सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। लेकिन खुदीराम बोस जो हैं इनको पकड़ लिया गया और मुजफ्फरपुर जेल इनको भेज दिया गया। और इस पूरे षड्यंत्र को, इस घटना को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ? 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में जो खुदीराम बोस हैं इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बन जाते हैं। 18 साल की आयु में ये हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। और आप लोग 18 घंटे पढ़ नहीं पाते, 24 घंटे में से 18 घंटे तो छोड़िए, यदि आप 4 से 5 घंटे डेली पढ़ लेते हैं तो 1 से 2 साल के अंदर आपको जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं वो नौकरी आपको ज़रूर मिल जाएगी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। किस वायसराय के शासनकाल में रद्द हुआ? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में रद्द हुआ। देखिए बंगाल विभाजन जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया था, ठीक है। याद रखना लागू कब हुआ, किसने किया, और जब ये लागू हुआ तो इसका राजनीतिक विरोध हुआ था बहुत ज़्यादा। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में 12 दिसंबर 1911 को फिर जो बंगाल विभाजन इसको रद्द कर दिया जाता है या फिर बंगाल का फिर से एकीकरण कर दिया जाता है। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम पूछा जाए
तो आप कहना लाला हरदयाल जो हैं ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और सह संस्थापक सरदार मोहन सिंह भाकना थे। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी थी कौन, फटाफट से बताइए। एनी बेसेंट। कब बनी थी? तो ये 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, और होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों थे। ठीक है, होम रूल लीग की बात करें तो 1915 से 1916 के मध्य 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई। एक पुणे होम रूल लीग, इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक, और दूसरी मद्रास होम रूल लीग, इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा करी गई थी। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो आपको पता होगा दी बंगाल गजट, ये भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। ठीक है, और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। 29 जनवरी 1760 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र पूछा जाएगा तो आप कह देंगे कौन था? ये बंगाल गजट था। ठीक है, और इसके प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके प्रकाशक थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1780 में दी बंगाल गजट नाम से भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, याद रखना, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला समाचार पत्र था। एशिया का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो मैंने बताया कि भारत ही नहीं पूरे एशिया का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, और ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र पूछा जाएगा तो आप कह देंगे बंगाल गजट, क्योंकि बंगाल गजट की भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। ठीक है, भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ठीक है, और प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? तो आप कहिएगा जुगल किशोर शुक्ला इसके संस्थापक थे। तो उदंत मार्तंड ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से हुआ था। वित्तीय कठिनाइयों के कारण दिसंबर 1827 में इसको बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दी बंगाली नामक अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने करी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने। ठीक है, और कब फहराया था? 1907 में। और जर्मनी के स्टुटगार्ड में सबसे पहले इनने तिरंगा फहराया था। भारतीय क्रांति की माता भी मैडम भीकाजी कामा को ही कहा जाता है। ठीक है, और पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। ठीक है, ये जो सोसाइटी है ये एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1905 में फ्रांस के शहर पेरिस में की गई थी। भारतीय उपद्रव का पिता मैं आपको बता भी चुका हूँ किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को, और इनको भारतीय उपद्रव का पिता वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में से कौन सी किताब जेल में लिखी? फटाफट से बताइए, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर भी बता चुका हूँ, फटाफट से बताओ। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी किताब जेल में लिखी? तो बता दूं अब आंसर, आप लोगों ने बता दिया। गीता रहस्य नामक जो किताब है ये इनने जेल में लिखी थी। कौन सी जेल में लिखी थी? तो बर्मा की मांडले जेल में इनने ये किताब लिखी थी। और कौन सी भाषा में ये किताब लिखी गई थी? तो मराठी भाषा में किताब लिखी गई थी। इसका प्रकाशन शुरू हुआ था कब? इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, 185 क्वेश्चन को डिस्कस किया। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने
बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ये वीडियो बनाने में मतलब 2-3 दिन तो कंटेंट बनाने में लग गया और वीडियो बनाने में भी ज़्यादा टाइम लग गया, तो सपोर्ट कीजिएगा। इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट यदि आपको पढ़ना है तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। ठीक है, पूछते हैं बच्चे कहाँ से पढ़ें। अरे भैया, करंट अफेयर्स की ये जो ई बुक मैंने बनाई है, पूरे यूट्यूब पर ऐसी ई बुक नहीं मिलेगी। स्टैटिक जीके के भी 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है ई बुक में। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, और ये जो आपके माथे पर ये जो दाग लगा है, मतलब इसको धब्बा बोल सकते हैं बेरोज़गारी का, ठीक है, ये हटा सकते हैं। तो फटाफट से हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए और सारे वीडियो देखिए, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका आंसर बता के जाइएगा। ठीक है, बाकी कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके बहादुर सर पूरी कोशिश करते हैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।